नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो टेट का एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, आज ही उसकी डेट भी अनाउंस हो गई है। संभवतः वो एग्ज़ाम 28 नवंबर को होने जा रहा है। टेट का एग्ज़ाम यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है आपकी शिक्षक भर्ती के लिए, वो वाला एग्ज़ाम। अब मैं आज आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ उसका मैथ्स का सिलेबस। इससे पहले हम लोग इसी डायमंड ज्ञान अड्डा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर हम 3 वीडियोस डाल चुके हैं, जिनमें हमने संस्कृत, हिंदी और साथ ही साथ बाल विकास का जो सिलेबस है उसको हमने कवर किया हुआ है उसमें। तो अगर आपने आज ये वाला वीडियो देखने जा रहे हैं आप, तो पहले आप वहाँ पर जाके उस सिलेबस को भी एक बार देख लें, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करें। तो मैथ्स के सिलेबस में जो आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। साथ ही साथ उनके अंदर आने वाले जो सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको भी लेकर मैंने पूरा ये बनाया हुआ है सिलेबस, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा ना हो। आप सारे एक एक पॉइंट को भी अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस एक तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है संख्याएं। तो संख्याओं में सबसे पहले है वास्तविक संख्याएं, दशमलव संख्याएं। आपको पता ही है संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है, हमें वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंगित कर सकते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के भी कई भाग हो जाते हैं, जैसे कि दशमलव संख्याएं उसी का भाग हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें पूर्णांक, तो पूर्णांक भी उसी का भाग हो जाता है। इसके बाद आप पूर्णांक में देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या हैं। आपको पता ही है कि 1 से लेकर इन्फिनाइट तक अगर हम लोग बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। और पूरी संख्याओं की अगर हम लोग बात करें तो 0 को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो वो समस्त संख्याएं शामिल हो जाती हैं और हम लोग कहते हैं कि पूर्ण संख्याएं हो गई। इसके बाद अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो इसी में आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में आप लोग को पता होगा कि पूछे जाते हैं प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण, जिनमें होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कौन सी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही अगर बात करें सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, सह अभाज्य संख्याएँ, आपको पता होगा आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उन प्रश्नों को नहीं कर सकते। जैसे कि आपसे पूछा जाता है, बताइए कि 0 सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। इस तरीके के प्रश्न जो है इसमें बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। सहअभाज्य संख्या है, साथ ही साथ परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, यहाँ से जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है कि पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, और क्या परमेय संख्या होती हैं, क्या अपरमेय संख्या होती हैं। तो ये भी आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं, परमेय और अपरमेय। साथ ही साथ बात करें पूर्णांक, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ। पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक, यानी कि जितने भी आपके -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक के जितने भी अंक हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूरे अंक होने चाहिए। तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिलाकर पूर्णांक बोलते हैं। इसके बाद देखिए पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। ये आप लोग जानते हैं पूर्ववर्ती क्या होता है, अनुवर्ती क्या होता है। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अपवर्तक, ठीक है, यानी कि गुणज हो जाता है आपका अपवर्त और अपवर्तक, यानी गुणनखंड हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो संक्रिया, दूसरा टॉपिक जो मैंने लिया है वो क्या है, संक्रिया। संक्रिया में क्या क्या आ जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक लिखा हुआ है यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम, एक यहाँ पर लिखा हुआ है आपका देखिए गुणात्मक प्रतिलोम। तो आपको पता होगा कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जब 2 संख्याओं को हम लोग जोड़ें और उनका उत्तर क्या आए, 0 आए, तो वे दोनों संख्याएं परस्पर आपस में एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो ये योगात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो जब 2 संख्याओं का गुणा करें और 1 प्राप्त हो तो उसको क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, परस्पर एक दूसरे के। तो इस तरीके से योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ये दोनों ही आता है। योग का तत्समक किसको कहते हैं, गुणा का तत्समक किसको कहते हैं, इस पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम। अगर आप सीटेट अगर आपने दिया है एग्ज़ाम या सुपर टेट भी दिया है तो उनमें कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि योग का संवरक नियम क्या है, योग का सहचर्य नियम क्या है। तो ये भी सब इसमें आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है आपका देखिए विभाज्यता के नियम, जिसमें हम लोग देखते हैं कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती हैं, 3 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, 4 से, 7 से, इसी तरीके से 9 से, 11 से। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विभाज्यता के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको पढ़ना। इसके बाद बात करें तो बोर्ड मास, तो बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं आपको करने के लिए।
कोष्ठक है, स्थानीय मान है दोस्तों, आंकिक मान है। ये सभी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये सारे सब टॉपिक मैंने कवर किए हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए आगे। इसके बाद देखिए निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है, ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं आपको। गुणनखंड, गुणनखंड निकालने को पूछ देता है। इसके बाद बताइए गुणज, ये भी बात हम लोग कर चुके हैं। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इन सब से भी प्रश्न आता है, आपको पता ही है। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इनसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद देखिए इकाई का अंक और शेषफल प्रमेय, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं कि इनमें से बताइए कोई संख्या दी गई होगी और उसके पास इस तरीके से दिया होगा 23 की पावर बताइए, अगर लिखा है 243 तो इसमें इसका इकाई का अंक क्या होगा, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी के साथ बताइए शेषफल प्रमेय पूछा जाता है कि इसमें भाग देंगे किसी का तो बताइए क्या शेषफल बचेगा, इस तरीके के प्रश्न। वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक 5वां क्या है, सरलीकरण। सरलीकरण में से आपको पता है जैसे घात से प्रश्न पूछे जाते हैं, घातांक क्या होता है, करणी से प्रश्न पूछे जाते हैं और एक एक नियम, इन सभी को मिलाकर हम लोग कह देते हैं कि यहाँ से क्या बनता है आपका सरलीकरण का टॉपिक बन जाता है। इसके बाद बात करें तो लासापा मासापा दोस्तों, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है, तो लासापा और मासापा याद रखिए। भिन्न याद रखिए, भिन्न से बहुत अच्छे और रोचक प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए -1/2 भिन्न है या नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं -1/2 भिन्न है या नहीं है तो आप कहोगे कि भिन्न। अगर आपने उत्तर दिया है हाँ में, तो आपको पता चलेगा कि -1/2 भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो इसीलिए आपको पता चलेगा यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रतिशतता, ये तो हमेशा पूछा जाता है, प्रतिशतता से प्रश्न आते हैं। लाभ, हानि, बट्टा, ये सब प्रतिशत का ही अंग होता है, तो लाभ, हानि, बट्टा। साथ ही साथ साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी पूछा जाता है। समय और दूरी, समय और कार्य, और पाइप और टंकी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक भाग में मैंने जो लिखा हुआ है पूरा पोर्शन, ये एक तरीके से अंक गणित का पोर्शन पूरा मैंने लिखा हुआ है, जिसमें आपकी संख्याएं, संक्रिया, संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, सरलीकरण, लासापा मासापा, भिन्न, प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी और समय कार्य, ये पूरा हमने कवर किया। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिखे हुए हैं और यहाँ से भी कई प्रश्न बनते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा हुआ बीजगणित। बीजगणित में आप देखिए इसमें लिखा हुआ सर्वसमकाएं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, चर व्यंजक क्या होते हैं, अचर व्यंजक क्या होते हैं, ये सब बातें इसमें पूछी जाती हैं। इसके बाद प्रमुख सूत्र, इन पर आधारित प्रश्न भी आ जाते हैं, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यू, a3+b क्यू, इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए ज्यामिति का पोर्शन, जिसमें बिंदु क्या है, रेखा क्या है, त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, जीवा क्या है, रेखाखंड क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, इनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इन सबसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, इन सबसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करें अगर कोण, तो कोण में देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। शून्य कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, वृहद कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है, पूरक या कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं। तो इतने अगर आपने कोण पढ़ के आप जा रहे हैं तो आपको फिर वहाँ पर कोई भी नया कोण मिलने वाला नहीं है। तो आपको याद रखना है कि हमें कोण भी अगर ज्यामिति में पढ़ना भी है, कोण में पढ़ना भी है, तो हमें क्या पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि बिना हम लोग ये जाने कि क्या पढ़ना है और हम लोग उतर जाते हैं मैदान में, तो वहाँ पर हार हमारी निश्चित हो जाती है। तो इसलिए आपको सिलेबस को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा आप लोग ध्यान से इसको समझिए और इसके आधार पर ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगला देखिए त्रिभुज। त्रिभुज में अगर हम लोग कोणों की बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, इसमें कई अच्छे प्रश्न बनते हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप लोग सोचिए, इसका जवाब भी दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या एक त्रिभुज में 2 समकोण खींचे जा सकते हैं, क्या एक त्रिभुज में 2 समकोण खींचे जा सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो बताइए चतुर्भुज, वृत्त, इन सबसे रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाते हैं अगर हम लोग कोणों के बारे में बात करें तो। यानी कि ज्यामिति के पूरे सेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो इसमें चतुर्भुज भी आ जाता है, वृत्त भी आ जाता है, त्रिभुज भी आ जाता है और ये समस्त कोण, रेखाखंड, बिंदु, रेखा, ये सब आ। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है मेंसुरेशन। ये भी बहुत बड़ा
रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। इसमें सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, आयत, वर्ग। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, आयत का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। इनसे कई सारे प्रश्न बनते हैं। मैदान के चारों ओर का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछता है, आयताकार मैदान के बारे में पूछता है। तो ये समस्त प्रश्न जो हैं वो आयत और वर्ग जो मेंसुरेशन का पार्ट है यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद देखिए त्रिभुज, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल पूछता है। 2 भुजाएं देगा, एक कोण देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा। 3 भुजाएं देगा, हीरोज फार्मूला को आप लोग यूज़ करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से त्रिभुज भी पूछता है मेंसुरेशन में। साथ ही साथ समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए वृत्त, घन, घनाभ, ये आपको देख रहा होगा। वृत्त के बाद से ये सारे 3D वाले हो गए ऑब्जेक्ट्स, यानी कि घन, घन का आपसे पूछेगा कि घन का आयतन कितना होता है, ठीक है। तो आयतन पूछता है घन का। इसी तरीके से घन के पृष्ठ भी पूछ सकता है, घनाभ के पृष्ठ भी पूछ सकता है, घनाभ का आयतन पूछ सकता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ पूछ सकता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछ सकता है। तो इससे रिलेटेड सारे सवाल रहते हैं। बेलन आ गया, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये समस्त प्रश्न बेलन से आ जाते हैं। इसके बाद देखिए शंकु, सेम शंकु में होता है। और गोला, गोले में भी यही पूछता है कि गोले का आयतन कितना होता है, ठीक है। और गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है। और उसके बाद देखिए बहुभुज, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुभुज का, जिसमें आपको पता है बहुभुज यानी कि ऐसा भुज जिसमें कई सारी भुजाएं होती हैं, ठीक है। ऐसी आकृति जिसमें कई सारी भुजाएं होती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 से अधिक भुजाएं होती हैं तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या से प्रश्न आते हैं। अंतः कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं बहुभुज में से। ये भी आपका इसी का पार्ट है, यानी कि टेट में आपको इसको भी पढ़ना है। इसके बाद देखिए क्या है, सांख्यिकी। सांख्यिकी में आप देख रहे होंगे माध्य यानी समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन, परास, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और अंत में मैंने कुछ प्रश्न जो आपके मैथ्स का पार्ट नहीं है, रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैथ्स में आते हैं टेट के सिलेबस में, तो जिसमें कैलेंडर है और घड़ी है, इनसे रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से मैंने विस्तृत रूप में आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से इसको पूरा डिस्क्राइब किया है। और इसी तरीके से आप लोग सिलेबस को देखा करिए और समझा करिए, क्योंकि अगर आपको मैदान में उतरना है, अच्छी तैयारी करनी है, तो पहले सिलेबस को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाकर रखिए। और जिस तरीके से आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं नियमित रूप से, उसी तरीके से देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।